और बेलमैन फोर्ड पढ़ा था, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के अंदर ना। तो जो RIP है वो कौन सा है, वो डिस्टेंस वेक्टर है या लिंक स्टेट है, मतलब डाइजेस्ट्रा पे काम करता है या बेलमैन फोर्ड के ऊपर काम करता सर है? हाँ बेलमैन जी। फोर्ड में करते हैं सर। नहीं, डाइजेस्ट्रा जो है वो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम है, और ये आपके पास सॉरी रिप जो है RIP, ये आपके पास डाइजेस्ट्रा के बेस के ऊपर काम करता है, ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम है, ठीक है। यस अच्छा, सर। इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे साथ साथ लैब करता जाता हूँ। ये एक PC प्लेस कर दिया मैंने, ये दूसरा PC कर दिया, और देन ये थर्ड PC, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनको कनेक्ट करेंगे हम लोग 3 स्विचेस से। पहले तो मैं यहाँ पे स्विच की जो टाइप है वो एक जेनेरिक स्विच ले रहा हूँ, PT स्विच। आप लोग बेशक साथ साथ देखते भी जाओ, रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है इसकी। अच्छा, देन ज़रा सा इसका S2 प्लेस कर लेते हैं। देन इन 3 स्विचेस को जो है, चूँकि ये आपके पास जो स्विच होते हैं वो एक सबनेट के अंदर ही काम करते हैं। अच्छा, एक काम और मैंने बताया था रिगार्डिंग स्विचिंग लोकली नेटवर्क के अंदर कैसे होती है, उसमें ये था कि एक हम लोग जो डिफरेंट, जो अभी जैसे 3 सबनेट्स बने हुए हैं, इन तीनों को हम लोग एक बिग स्विच से भी कनेक्ट करके स्विचिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विचिंग विद इन द VLAN, सॉरी विद इन द LAN भी हो सकती है। उसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे ब्रांचेस बना के उसका एक बड़ा स्विच भी लगा सकते हैं। जैसे अभी 3 स्विचेस हैं, इन तीनों को एक स्विच से कनेक्ट कर दूंगा तो हमें फिर यहाँ पे कोई राउटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे होगा वो मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ पहले आपको। अच्छा, यहाँ पे अब हमें ये पहला PC कनेक्ट हो गया इससे, स्विच से, ये दूसरा अपने स्विच से हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। देन एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मज़ीद PCs यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली आपके पास 3 छोटे पार्ट्स बन चुके हैं, या 3 आइसोलेटेड किस्म के नेटवर्क्स बन चुके हैं। आइसोलेटेड इन अ सेंस कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है ना, ऐसे ही है। साथ साथ बताते भी जाओ, कुछ समझ आ रही है नहीं? जी सर आ रही है। अच्छा, तो थ्योरी में फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज़ ये बताई थी जब स्विचिंग की मैंने बात की थी, कि इन तीनों सबनेट्स को हम लोग एक स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इन तीनों को अगर मैंने कनेक्ट करना होगा, मतलब ये 6 सब्सक्राइबर है ना, इन 6 सब्सक्राइबर को मैं एक स्विच से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह होगा कि सिंपली ये जो 3 स्विचेस होंगे ये इस एक बिग स्विच से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जो तीनों स्विचेस जो हैं, ये जो भी आपके पास 3 लिंक्स हैं, ये जो लिंक है आपके पास बिटवीन स्विच नंबर 0 जो कि है फास्ट इथरनेट 2x1 से स्विच 3 के दरम्यान में, ये वाला, और ये बाकी जो 3 लिंक्स जो हैं जो डॉटेड लाइंस के अंदर शो हो रहे हैं, ये तीनों बेसिकली ट्रंक लाइंस हैं। ट्रंक लाइंस वो होती हैं जहाँ पे आपके पास डाटा मल्टीप्लेक्स हुआ हुआ कैरी किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर कैरी किया जाता है डाटा। तो इस केस के अंदर हमें कोई राउटर या सॉरी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। इनके दरम्यान में पैकेट्स आराम से खुद ही स्विच हो सकते हैं। कैसे होंगे ये ऐसे पिंग करके देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, हमने IP एड्रेस अभी असाइन नहीं किया, IP एड्रेस असाइन करते हैं इसको। अब हर किसी को आपको IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। हम लोग स्टैटिक IP दे देते हैं, तो डायनामिक दे देते हैं, अपनी मर्ज़ी का IP ले लेगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम सबको IP एड्रेस असाइन करते हैं।
वैसे यहाँ पे मुझे DHCP का सर्वर लगा देना चाहिए था, वो आपके पास IP एड्रेस के पूल जैसे कुछ भी IP एड्रेस दे सकता था। हमने जब एप्लीकेशन लेयर की बात की थी तो एक प्रोटोकॉल की हमने बात की थी जो कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल था, DHCP ऐसे ही था, जो कि क्या करता था, DHCP क्या काम करता है? हाँ जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास, DHCP क्या काम करता है? सर वो IP असाइन करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, डायनामिकली तौर पे IP असाइन करता है, हमें हर सिस्टम को IP एड्रेस स्टैटिकली तौर पे असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इस केस के अंदर आप देख सकते हैं मैंने DHCP हर उसके ऊपर इनेबल कर दिया हुआ है, और ये देख सकते हैं कि PC0 को जो है वो कुछ जो डायनामिक IP है वो मिल गया है, ठीक है, इसी तरह बाकी सबको भी। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं एक और काम ये कर सकता हूँ कि इधर एक DHCP सर्वर लगा दूँ, उसको मैं कॉन्फ़िगर कर दूँ। तो कुछ इस तरह से किया जाएगा, DHCP सर्वर हमारे पास लगेगा, ये सर्वर यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। चलिए सर्वर की मैं कॉन्फ़िगरेशन में गया, सॉरी पहले सर्विसेज में जाऊँगा, यहाँ पे मैं DHCP की सर्विस के ऊपर जाऊँगा। अभी फ़िलहाल सर्विस आप देख रहे हैं कि DHCP की सर्विस जो है सर्वर के अंदर वो डिसेबल्ड है। मैं कहता हूँ कि जी इसको कर दिया जाए इनेबल। अच्छा जी, पूल का नाम मैंने रख दिया जी सर्वर पूल, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं सेट करता हूँ। डिफ़ॉल्ट गेटवे वो होगा जो कि यूजली यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पे कोई राउटर नहीं है, तो इस वजह से हम डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट नहीं करते। DNS सर्वर का IP एड्रेस मैं सपोज़ ये दे देता हूँ 192.168.1.1, ठीक हो गया। अब मैं स्टार्टिंग IP देता हूँ। स्टार्टिंग IP ये वो IP होगा जो मैंने इसका डायनेमिकली तौर पे कॉन्फ़िगर करना है। मैं कहता हूँ 192.168.1.2 से स्टार्ट होके, तो उसका सबनेट मास्क भी असाइन कर देते हैं 255.255.250, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। एंड टर्मिनल फाइल सर्वर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। मैंने फ़िलहाल कर दिया, इसका पूल का नेम मैं कर देता हूँ DHCP सर्वर पूल, इसको मैं कर देता हूँ ऐड। अब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सर्वर का पूल ऐड हो गया है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो 254 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने इसकी सर्विस कर दी है ऑन, और इंटरफेस जो है फास्ट इथरनेट के ऊपर कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब इस सर्वर को मैंने कनेक्ट भी करना है इस स्विच के साथ, तो मैं इस सर्वर को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब जो DHCP का सर्वर है, जैसे ही अभी लाइट उसकी ग्रीन होगी तो फिर वो इनको IP एड्रेस असाइन करेगा जो मैंने स्टार्टिंग IP दिया है उसके दरमियान, मतलब उससे स्टार्ट करके डायनेमिकली तौर पे कोई से भी IP एड्रेस उनको असाइन कर सकता है। तो DHCP सर्वर आपने इस तरह कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि मैंने जो DHCP का सर्वर है वो इनेबल कर दिया है, और उसको इनेबल करने के बाद मैंने उसका स्टार्टिंग IP दे दी है, और उसका मैंने क्या कहते हैं सबनेट मास्क मैंने बता दिया है। आप देख सकते हैं इसको भी थोड़ी देर में IP रिलीज़ कर देगा। देन इस केस के अंदर अब फंक्शनल पोर्ट्स इनेबल्ड हैं, तो आप देख सकते हैं पैकेट सक्सेसफुल हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कोई राउटर मैंने नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो पिंग हो रही है सारे स्विचेस, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरह पिंग हो रहे हैं, मतलब कनेक्टिविटी तो है ना, यहाँ पे सारे जो लिंक्स हैं वो इनेबल्ड हैं। ये देख लें PC1 से लेके PC4 तक का जो पिंग है वो भी आपके पास आ रही है, ठीक हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इस वक्त ये सारे जितने सिस्टम्स हैं वो सारे एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर नहीं है। या अगर हम लोग बात करें, ये सारे जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं, मतलब जितने भी यूज़र कनेक्टेड हैं वो एक ही सबनेट के ऊपर हैं, ठीक है।
और उन सबको जो है मतलब सबनेट्स तो 3 बने हुए मगर उन सब के दरमियान जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो स्विच है। तो स्विच जो है वो आपके पास लेयर 2 डिवाइस है, तो यहाँ पे हमें राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो नेटवर्क है हमारे पास बेसिकली स्विचिंग नेटवर्क है जिसमें हमने लेयर 2 डिवाइसेस से स्विचिंग नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज की जो पहली लैब थी वो स्विचिंग नेटवर्क के ऊपर है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैं फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसके अंदर थ्योरी के अंदर कि स्विचिंग कैसे होगी, तो इधर स्विचिंग इस तरह हो रही है कि मैक एड्रेस की बेस के ऊपर वो फॉरवर्ड कर रहा है पैकेट्स को। ठीक है, अभी वो हम लोग सिमुलेशन भी करके देख लेते हैं किस तरह फॉरवर्ड हो रहा है स्विचिंग। ये आपके पास स्क्रीन अब शेयर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ज़रा देखते हैं इसको। तो हमने रियल टाइम सिनेरियो देखा था, अब हम लोग ज़रा सिमुलेशन करके देखते हैं। सिमुलेशन में हम लोग ये करेंगे कि इन सारे पैकेट्स नए पैकेट्स ऑरिजिनेट करेंगे। PC4 से हमने PC1 पे पैकेट भेजना है। ठीक है, इसकी ज़रा हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। पैकेट कैसे होगा, वो फॉरवर्ड हुआ आपके पास, पहले स्विच पे गया, स्विच ने फिर क्या करना है, उसको पहले अपने पास वो क्या कंप्यूट करेगा। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास क्या करेगा वो यहाँ पे। अभी इनिशियली आपके पास कोई पैकेट नहीं आया था। लेक्चर नंबर 21 में हमने ये चीज़ डिस्कस की है, स्विचिंग कैसे होती है। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास। वलीद अफंदी, हाँ जी बताएं। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी आप सब लोगों को। जी सर आ रही है आवाज़। किधर सोए हो आप लोग सारे। सर वो व्हाट्सएप पे मैसेज करने गए हुए सर ही। सर आपका माइक भी म्यूट हो गया, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ मैंने माइक म्यूट किया था, मुझे कॉल आई थी। अच्छा अब आप लोग बताएं जी, स्विचिंग क्या होती है, कैसे होती है। लेक्चर नंबर 21 में सर हमने मैक एड्रेस मैक एड्रेस नहीं, देखो होता ये है कि हर स्विच के ऊपर एक स्विचिंग टेबल बनता है। ये मैंने आप लोगों को VLAN के कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था। और स्विचिंग जो VLAN से पहले हमने जो लेक्चर देखा था, लेक्चर नंबर 20 और 21, उसमें मैंने ये चीज़ बताई है कि
जो स्विचिंग होती है वो कैसे होती है कि आपके पास स्विचिंग टेबल बनता है यहाँ पे, ठीक है। स्विचिंग टेबल क्या होता है? स्विचिंग टेबल के अंदर एंट्रीज होती हैं कि आपके पास, मैं इधर दिखा देता हूँ स्लाइड के अंदर। हमारे पास क्या होता है कि स्विचिंग टेबल उसी तरह कंप्यूट होता है, कंप्यूट तो नहीं होता बेसिकली, उसी तरह बनता है जैसे आपके पास कोई एक राउटिंग टेबल बनता है। राउटिंग टेबल में वो सारा जो कुछ कंप्यूटेशन है वो आपके राउटिंग टेबल की बेस के ऊपर होती है, जबकि इधर जो होगा वो आपके पास ये चीज़, आ गया ये चीज़, ये हमारे पास स्विच की जो है वो सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। ये स्लाइड जो है ये मैंने एक्सप्लेन की थी कि स्विच जो होता है वो बेसिकली सेल्फ लर्न करता है। सेल्फ लर्न किस तरह करता है कि उसके पास स्विचिंग टेबल बनता है, ठीक है। स्विचिंग टेबल किस फॉर्मेट का होता है? उसके अंदर मैक एड्रेस होता है, इंटरफेस नंबर होता है और टीटीएल होता है। तो अब यहाँ पे जो स्विचिंग टेबल बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि इनिशियल तौर पे कोई भी मतलब एक दूसरे को नहीं जानता था। यहाँ पे इनिशियल तौर पे जब पैकेट फॉरवर्ड हो रहा था तो इनिशियल तौर पे किसी स्विच को कुछ नहीं पता, तो इनिशियल तौर पे एंट्री जो होगी स्विचिंग टेबल के अंदर वो 0 होगी। तो जैसे ही पैकेट आया, तो पैकेट आया किस इंटरफेस से? वो आया इस वाली इंटरफेस से। किसकी तरफ से आया? PC4 से। तो इस स्विच के अंदर ये एंट्री हो जाएगी कि इस वाली जो मेरी पोर्ट है उससे ये कनेक्टेड है। तो इस तरह स्विचिंग टेबल कंप्यूट होगा। और ये जो पैकेट्स फॉरवर्ड होंगे इसके अंदर वो आपके पास स्विचिंग टेबल की बेस पर फॉरवर्ड होंगे। तो जो स्विचिंग है वो यहाँ पे परफॉर्म होगी, ठीक है। तो जो पैकेट्स फॉरवर्ड होंगे वो यहाँ पे स्विचिंग की बेस के ऊपर होंगे, मैक एड्रेस की बेस के ऊपर होंगे। यहाँ पे पैकेट फॉरवर्ड कैसे होंगे वो आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप के अंदर जो था पैकेट स्विच के पास आया, देन सेकंड स्टेप के अंदर स्विच ने नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड किया जिससे वो कनेक्टेड था ट्रंक लाइन के ऊपर, और फिर उसके बाद उसने जो है वो अपने स्विचिंग टेबल से लर्न किया था कि डेस्टिनेशन उसका यहाँ पे है, इस तरह वो फिर उस स्विच तक पहुँच गया। अगर ये नहीं पता होता तो हर कोई ब्रॉडकास्ट करता, ठीक है। देन उसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, और एक्नॉलेजमेंट जब आएगी तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट जा रहा है उस तरफ से, हाँ मुझे पैकेट रिसीव हो गया, ठीक है। इस तरह उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी और फिर जो है हमारा ये सारा कुछ काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो लेक्चर नंबर, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग लेक्चर्स जो हैं वो ज़रा सुन के आएँ आज की लैब में, ठीक है। अच्छा, पहली लैब तो हमारी इसके मुतालिक थी कि अगर हमने स्विचिंग परफॉर्म करनी हो, और स्विचिंग जो है वो हमारे पास लेयर 2 डिवाइस से, मतलब लिंक लेयर की बेस के ऊपर हमने स्विचिंग की है और हमने पैकेट्स को पहुंचाया अपनी डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो ये वाली जो लैब थी ये पहली थी स्विचिंग के ऊपर, ठीक। अब जो हम लोग नेक्स्ट लैब करेंगे वो अब होगी हमारी राउटिंग के ऊपर। और राउटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल जो यहाँ पे आज इम्प्लीमेंट होगा वो RIP का राउटिंग प्रोटोकॉल होगा। हाँ जी, राफिया खालिद आई भी है ना। राफिया, क्या होता है ये राउटिंग प्रोटोकॉल, क्या होता है? बुशरा, आप कुछ बताना चाह रही हैं, बताएं। चली गई हैं। राफिया, आपसे मैंने सवाल पूछा है। राफिया, आप बताएं ये राउटिंग प्रोटोकॉल होता क्या है? जब तक मैं यहाँ पे नेटवर्क बना रहा हूँ, कोई भी क्लास में से बता सकता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं? हाँ जी जैन। यस सर। बताएं जी, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? सर ये राउटिंग प्रोटोकॉल बताता है कि राउटर्स आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
ठीक हो गया। बेस्ट रूट बताता है बेसिकली आपको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। ठीक है, अच्छा अभी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से किया है कि ये 3 स्विचेस प्लेस किए और 3 ही आपके पास एंड डिवाइसेस हैं। अभी हम लोग करने ये लगे हैं कि इन तीनों को, जो बेसिकली आपके पास 3 आइसोलेटेड नेटवर्क्स बने हुए हैं, इन तीनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से और यूजिंग अ राउटर, और देन फिर एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है रिप को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन मैंने जब राउटिंग प्रोटोकॉल को बताया था रिप का, तो मैंने ये बताया था कि राउटिंग जो RIP है ये हमारे पास 2 वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। तो रिप वर्जन 1 क्या है और वर्जन 2 क्या है? हाँ जी, अच्छा मैं इस लैब के लिए जो राउटर यूज़ कर रहा हूँ वो PT राउटर यूज़ कर रहा हूँ, MT वाला यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि MT वाला राउटर वो होता है जिसकी पोर्ट्स नहीं होती, फिर मुझे पोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। मैं PT राउटर जो जेनेरिक राउटर है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर रिप के अंदर एक तो वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है रिप वर्जन 1, उसके जी, अलावा उसमें वर्चुअल लैन्स नहीं सपोर्टेड होती, वर्जन 2 में ऐसा होती तो हैं। नहीं है। रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 का बेसिक डिफरेंस ये है कि रिप वर्जन 1 जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है, पैकेट्स को ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर काम करता है निचली तौर पे, जो भी राउटिंग टेबल कंप्यूट किया जाएगा, और जो रिप वर्जन 2 है वो आपके पास मल्टीकास्ट करता है मल्टीकास्ट। पैकेट्स। हाँ जी, अच्छा ये कनेक्शन मैं बनाता जा रहा सर हूँ, ये आप लोग साथ साथ देखते जा रहे हैं। VLSM भी नहीं सपोर्ट होता वर्जन हाँ 1 के अंदर, VLSM वर्जन सपोर्ट नहीं 2 होता, में बिल्कुल होता है। ऐसी वर्जन 2 के अंदर सपोर्ट होता है और VLSM, बिल्कुल ऐसी। ये मेरे ख्याल से 15 हॉप से आगे कम्युनिकेट भी नहीं करता। दोनों 15 हॉप से आगे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जो वर्जन 2 है ना उसके अंदर 15th हॉप से आगे कम्युनिकेशन इस तरह हो सकती है कि आप पॉइजन रिवर्स के थ्रू हम लोग वो पॉइजन रिवर्स वाला भी प्रोसेस मैंने थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया था कि पॉइजन रिवर्स क्या होता है, तो उसके थ्रू हम लोग जो है नेक्स्ट हॉप्स तक पहुंचा सकते हैं पैकेट्स को। दूसरा ये कि रिप की नो डाउट वर्जन 1 हो या वर्जन 2, लिमिटेशंस जो हैं वो, पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये मैक्सिमम 15 हॉप्स तक जा सकता है, 16th हॉप को ये इन्फिनिटी लेता है। ठीक है, हाँ वर्जन 2 के अंदर सपोर्ट पॉइजन रिवर्स की जैसे थोड़ी सपोर्ट आ गई है। अच्छा दूसरा इशू या दूसरी लिमिटेशन ये है कि एक सबनेट के अंदर, जैसे अब ये 3 सबनेट्स बने हुए ना आपके सामने, 3 आइसोलेटेड नेटवर्क्स हैं जिनको हम लोग सबनेट्स कहते हैं, इस एक सबनेट के अंदर मैक्सिमम 25 नेबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इधर इस स्विच के साथ मैक्सिमम 25 यूज़र्स लग सकते हैं। इससे ज़्यादा ये एक सबनेट या एक मिनी पोर्शन ऑफ ए नेटवर्क के अंदर 25 से ऊपर नेबर्स को सपोर्ट नहीं देता। ठीक है, तो 2 लिमिटेशंस हैं इसकी। तीसरा ये है कि चूंकि डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम की बेस के ऊपर है, तो डाइजेस्ट्रा की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है जी? हाँ जी, डाइजेस्ट्रा की सर बताएं बताएं बताएं। हाँ जी, डाइजेस्ट्रा की राउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? आपने एल्गोरिथम के कोर्स के अंदर भी ये पढ़ा होगा। सर OV2 होती है शायद। नहीं, OV2 नहीं होती। मतलब OV स्क्वायर कह दें तो फिर बात सही है। OV2 वही सर, वही वो गूगल ने V2 ही लिखा हुआ था। गूगल वेरी गुड वेरी गुड, वही OV स्क्वायर कह दें या ON स्क्वायर कह दें, बिग O ऑफ N स्क्वायर। मतलब ये है कि इसमें हाँ, इसको अगर आपने कंप्यूट करना है या इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो 2 फॉर लूप्स लगेंगी या 2 लूप्स लगेंगी जिसके बेस के ऊपर ये काम करेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो N स्क्वायर है। ठीक है, या V स्क्वायर अगर कहेंगे, V स्क्वायर इस तरह कहेंगे कि उसमें वर्टिसेस को हम लोग V ले रहे हैं, और अगर नेटवर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्टिसेस का नाम नहीं होता ग्राफ के अंदर। हम लोग यहाँ पे बेसिकली ग्राफ की एब्स्ट्रक्शन नहीं है नेटवर्क के अंदर, मगर यहाँ पे हम लोग वर्टिस के बजाय नोड्स कहते हैं, तो इस वजह से N स्क्वायर यहाँ पे कहते हैं। दोनों की मतलब अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए V स्क्वायर कह दें, बिग V स्क्वायर कह दें फॉर ग्राफ, अगर आप ग्राफ के हवाले से कह रहे हैं तो वर्टिसेस का स्क्वायर, या अगर नेटवर्क से बारे कह रहे हैं तो बिग ON स्क्वायर कह सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अभी तो ये तीनों आइसोलेटेड नेटवर्क है ना, अब इन तीनों को मैंने कनेक्ट करना है, तो ऐसा करूँगा कि इन राउटर को आपस में कनेक्ट करूँगा। तो अब ये जो पोर्ट बनी है ये सीरियल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट हुए हैं। ठीक है,
और ये इस तरह कनेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, हर इंटरफेस को मैंने और हर पीसी को जो है वो मैंने आईपी एड्रेस देना है। तो पहले पीसी 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब पीसी 0 है यहाँ पे मेरे पास ना। इसको मैं स्टैटिक आईपी देता हूँ जी 192.168.1.10 मैं इसको दे देता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, ये स्टैटिक आईपी दे दिया, देन बाकी बातें मैं बाद में करते हैं जी, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह। अच्छा, देन पीसी 2 को देते हैं, मतलब पीसी 0 है ही मेरे पास। इधर भी इसके फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे जाके 192.168, अच्छा ये दूसरे सबनेट के अंदर है, तो इधर इसका आईपी एड्रेस की जो हम लोग शो करने के लिए वो 1 डॉट समथिंग नहीं करेंगे, इधर मैं 3 डॉट समथिंग कर देता हूँ, 3.10 कर देता हूँ। ठीक हो गया? देन इसको मैंने कोई आईपी एड्रेस दे दिया। इसी तरह पीसी 2 को भी देंगे, मतलब जो पीसी 3 है, 3rd नंबर पीसी है, उसका भी चूँकि डिफरेंट सबनेट से कनेक्ट है, इस वजह से इसको मैं 192.168.5.10 में एड्रेस। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो हो गया मेरे पास एंड सिस्टम को मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। अब मैं देता हूँ इनको राउटर्स को आईपी एड्रेस देता हूँ, क्योंकि राउटर से कनेक्टेड है और स्विच को तो आईपी एड्रेस मिलता नहीं है, तो राउटर को हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं जी। राउटर को मैं आईपी एड्रेस देता हूँ। राउटर पहले तो मैं चेक करूँगा कि ये वाला जो राउटर है इस पीसी को स्विच से कनेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा इंटरफेस है, तो फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन में गया, इधर फास्ट इथरनेट 0x0 पे गया, और अभी फ़िलहाल ये डाउन है, तो इसको मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168, क्योंकि उसको मैंने 1.10 दिया है, उसको मैं 1.1 देता हूँ, क्योंकि ये एक ही सबनेट के ऊपर है। और मैं इस पोर्ट को कर देता हूँ ऑन, पहला काम। अब वो पोर्ट ऑन हो गया, देखने अभी वो येलो है, अभी ग्रीन हो जाएगी थोड़ी में। देन फिर मैं देता हूँ इस वाले राउटर को। अच्छा, ये वाला राउटर इस स्विच से कनेक्टेड है यूजिंग पोर्ट फास्ट इथरनेट 0x0। अब इसकी फास्ट इथरनेट 0x0 पोर्ट के ऊपर आईपी एड्रेस दे देते हैं जी। इसको मैंने दिया था 3.10 ना, तो इसको मैं दूंगा 3.1 दे देता हूँ। इस पोर्ट को भी मैं कर दूंगा ऑन। ये काम आप CLI मोड के अंदर भी कर सकते हैं, अगर आपको कमांड्स वगैरह याद हों। वैसे नीचे कमांड्स लिखी आ रही हैं। इसको मैंने 5.10 दिया है, इसको मैं 5.1 देता हूँ। ठीक हो गया? अभी मैंने सिंपली जस्ट राउटर्स के जो फास्ट इथरनेट वाले इंटरफेसेस हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन किया है। फास्ट इथरनेट वाले वो इंटरफेसेस हैं जो कि स्विच से कनेक्टेड हैं, और स्विच जो है वो फिर वो उन पीसी से कनेक्टेड है। अब क्या करना है, अब इन जो सीरियल इंटरफेसेस हैं जो इन राउटर से दरमियान में भी हैं, उनको भी मैंने आईपी एड्रेस देना है। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा इस राउटर को, ये सीरियल 2x0 से कनेक्ट है यूजिंग दिस पोर्ट, और यहाँ पे बनी हुई है क्लॉक, तो हम लोग क्लॉक भी इनेबल करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, सीरियल 2x0 इस वाले इंटरफेस पे गया, और इसको मैं आईपी एड्रेस देता हूँ, ये राउटर नंबर 1 है, इसको मैं देता हूँ 192.168.2.1 दे देता हूँ, और इसको मैंने कुछ सबनेट मास्क भी मिल गया, इसको मैंने कर दिया ऑन। देन इसका मैं क्लॉक रेट सेट कर देता हूँ 64,000 के ऊपर। यहाँ पे क्लॉक बनी हुई थी, इस वजह से मैंने इसको क्लॉक सेट किया है। इसका ये वाला इंटरफेस सर है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ जी, वलीद। सर ये सब लोग 64,000 पे क्यों क्लॉक सेट करते हैं सर? वो CCNA के अंदर भी जो टीचर थे वो भी 64,000 पे ही करते थे। वेल, वेरी वेल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रीज़न ये है कि वैसे इस चीज़ का जवाब मैंने अभी जो कल वाला लेक्चर जो अपलोड किया, लेक्चर नंबर 22, उसके अंदर वैसे दे दिया है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट दो मुझे, मैं पेंट खोल लूँ, उसमें मैं ये एक्चुअली कैलकुलेट करके देता हूँ 64,000 ही क्यों देते हैं। अच्छा, रीज़न इसकी ये है कि होता ये है, हमारे पास नेटवर्क के अंदर जो भी कुछ आपने डाटा ट्रांसमिट करना होता है, क्योंकि हमने नेटवर्क में डाटा ही ट्रांसमिट करना होता है, वो आपके पास एनालॉग फॉर्म के अंदर आता है डाटा। यूजली एनालॉग फॉर्म का मतलब ये है, डाटा तो आपके पास डिजिटल फॉर्म के अंदर भी आ सकता है, मगर हम लोग अज्यूम ये करते हैं हमारे पास डाटा अगर एनालॉग फॉर्म के अंदर आए
तो वो किस तरह हम लोग उसको, क्योंकि अब जो ट्रांसमिशन जितनी करनी है वो तो हमने डिजिटल ट्रांसमिशन करनी है, तो उस केस के अंदर जो एनालॉग डाटा होता है वो आपके पास बैंड लिमिटेड सिग्नल होता है। बैंड लिमिटेड सिग्नल मतलब ये कि उसकी एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, उस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं टू बी इक्वल टू वॉइस फ्रिक्वेंसी, जो कि आपके पास है 4000 हर्ट्ज। जो वॉइस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होती है वो 4000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपके पास एनालॉग सिग्नल आया, जो आपने बेसिकली इस ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट करना था, वो आपके पास आया 4000 हर्ट्ज का। अब इस एनालॉग सिग्नल को, जो कि कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब कुछ अप्रॉक्सीमेटली नज़र आ रहा होगा ना आप लोगों को, ये एनालॉग सिग्नल है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डिजिटल के अंदर या बिट्स के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप जो है वो है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग का स्टेप ये करता है कि सैम्पलिंग का यहाँ पे थ्योरम है जिसको हम लोग नाइक्विस्ट थ्योरम कहते हैं। नाइक्विस्ट थ्योरम ये कहता है कि जो आपके पास इनपुट फ्रिक्वेंसी है, मतलब जो आपकी डेटा सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, आपने अगर इसको सैंपल करना है ना, सैंपल का मतलब ये है कि हम कुछ टाइम, अगर ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा। आप कुछ टाइम के ऊपर इसका वैल्यू ले लें, वो आपके पास सैंपल होगा, ठीक है। स्टैट्स के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सैम्पलिंग का ना। बेसिकली आप सैंपल्स लेते हैं, ह्यूज पॉपुलेशन में से छोटा सैंपल लेंगे तो वो बेसिकली उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग का थ्योरम ये कहता है कि जो आपकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होगी एफ एस, वो एटलीस्ट 2 टाइम्स होगी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है या जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डाटा की है, ठीक है। 2 टाइम्स होगी या 2 से ज़्यादा होगी, हम अज्यूम करते हैं, हम एटलीस्ट देते हैं। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे अब इसको सैंपल करेंगे 2 के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो सिग्नल बनेगा सैम्पलिंग के बाद, वो उसका सैम्पलिंग के बाद जो सिग्नल बना वो 8000 सैंपल्स पर सेकंड का सिग्नल बना। SP मैं कह रहा था, सैंपल्स पर सेकंड का सिग्नल बना। ये भी हमारे पास प्योर डिजिटल फॉर्म के अंदर नहीं है। अभी हमारे पास जो सिग्नल बना है ना सैम्पलिंग के बाद, वो कुछ इस तरह से बना है। ये एक्स एक्सिस पे अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास एम्पलीट्यूड है। हमने कहा कि जी सैम्पलिंग की है हमने इस फ्रिक्वेंसी का 2 टाइम्स के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ वैल्यूज़ के ऊपर, मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ टाइम वैल्यूज़ के ऊपर आपने उसका सैंपल लिया है। सपोज मैं कहता हूँ कि जी ये इस तरह से बना, ये सैंपल बना इस टाइम के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट जो बनेगा वो सपोज कुछ इस तरह से बन गया, और उसके बाद जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन गया। सैंपल जो सिग्नल है वो बेसिकली आपका जो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल था उसकी रिप्रेजेंटेशन है जो आपने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ली थी उसके मुताबिक, ठीक हो गया। अभी भी ये हमारे पास प्योर डिजिटल फॉर्म के अंदर नहीं है, प्योर डिजिटल डाटा नहीं है। अब इसको डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फिर इसी तरह नीचे लोअर एक्सिस भी बनेगा, क्योंकि ये अपर पॉजिटिव एक्सिस में भी और नेगेटिव एक्सिस के अंदर भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ जो सिग्नल की आउटपुट आ रही है वो कुछ तरह से आ रही है। अब इसको मज़ीद कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्वांटाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्वांटाइजेशन का प्रोसेस ये कहता है कि अब आपके पास जो सैम्पल सिग्नल है इसको आपने लेवल्स या बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो लेवल्स या बिट्स कुछ इस तरह से बनते हैं कि आप वाई एक्सिस के ऊपर लेवल्स बना देते हो। सपोज मैं कहता हूँ इसको मैं 8 बिट के ऊपर सैंपल 8 बिट के ऊपर क्वांटाइज करूँगा, मैं क्वांटाइजेशन के लिए 8 बिट इस्तेमाल करूँगा। तो अब क्वांटाइजेशन के लिए 8 बिट इस्तेमाल हो रही हैं इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बनाने के लिए। तो 8 बिट का मतलब है 2⁸ लेवल्स विच इज इक्वल टू 256 लेवल्स। तो अब आप इस सिग्नल के अंदर 256 लेवल्स बनाएंगे, वो किस तरह से बनाएंगे, 128 लेवल्स पॉजिटिव साइड पे बनेंगे और 128 लेवल्स जो है नेगेटिव साइड के ऊपर बनेंगे। लेवल्स बनेंगे कुछ इस तरह से, और हर लेवल की वैल्यू होगी, ठीक है। लेवल की वैल्यू किस तरह होगी वो भी बता देता हूँ।
सपोज ये मैंने 4 ये बना लिए, देन 4 जो है ये वैसे ज़्यादा बनेंगे, 128 लेवल इधर बनेंगे। अच्छा, ये जो लेवल है इसकी वैल्यू चूँकि 0 के ऊपर मैं कहता हूँ ये है जी 0 0, इस तरह 8 ज़ीरोज़ लिखे जाएंगे। अगर ऐसा सिग्नल हुआ जो इसके ऊपर एग्जिट करता हुआ कोई भी स्पाइक हुई तो वो 8 0 से रिफ्लेक्ट होगी, देन उसके बाद ये 1 0 1 1 होगा और बाकी 7 ज़ीरोज़ होंगे। तो ये क्वांटाइजेशन होती है कि अब आपके पास जो सिग्नल बनेगा वो 8000 मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स, तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे इसको 64,000 बिट्स पर सेकंड या 64,000 किलो बिट्स पर सेकंड का सिग्नल बन गया। अच्छा, अब ये आपके पास बिट्स पर सेकंड का बीपीएस, ये हमारे पास अब जो सिग्नल बना है ये प्योर डिजिटल सिग्नल बन गया है या प्योर डिजिटल डाटा आ गया है। इसको हम लोग अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास वो डिजिटल डाटा हमारे पास आ गया है। इसको इंकोड करने के लिए हमारे पास डिजिटल टेक्निक्स होती हैं जो कि कल मैंने लेक्चर में डिस्कस भी की हैं कि अब जो हमारे पास ये अब जो डाटा आएगा 64,000 का, ये आपके पास डिजिटल प्योर डिजिटल डाटा होगा वंस एंड जीरोस की फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास इंकोडिंग टेक्निक्स होती हैं। मैनचेस्टर इनकोडिंग है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर है, एनआरजी है, नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल है, या आपके पास सूडो टर्नरी है, बाइपोलर एएमआई है, वो हम यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये 64,000 जो है वो इधर से निकल के आया है, ये कि आपने एनालॉग डाटा को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना है और आपने लाइन के ऊपर भेजना है या मीडियम को भेजना है। इस वजह से हम लोग 64,000 यहाँ पे क्लॉक रेट को सेट करते हैं। ठीक हो गया वलीद? सही है सर। ठीक है, अच्छा जी सर, लग गई है सर। अच्छा, तो अभी मैंने फ़िलहाल ये किया था कि राउटर 0 के सीरियल इंटरफेस नंबर 2/0 को मैंने IPS दिया था ये, और इधर मैंने क्लॉक रेट सेट कर दिया। क्यों क्लॉक रेट सेट किया था यहाँ पे, क्योंकि जब आप इधर जाते हैं तो इधर आपको ये क्लॉक बनी हुई नज़र आती है इस इंटरफेस के ऊपर, तो जिधर क्लॉक बनी हुई होगी उधर आपने क्लॉक रेट सेट करना होता है। क्लॉक रेट इस वजह से भी सेट करते हैं कि ताकि जो आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज रहे, बिट्स जो हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज रहे, उनका ऑर्डर आपको पता हो, ताकि अगर कोई बिट लॉस होती है तो वो दोबारा से रीट्रांसमिट हो सके। तो ये जो ट्रांसमिशन है हमारी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो क्लॉक रेट है वो सेट करते हैं। ठीक है, अब इसके मैंने सीरियल 2/0 को भी तो असाइन करना IPS, तो इधर मैं गया इस राउटर के 2/0 इंटरफेस पे गया, इधर मैंने क्लॉक सेट नहीं करनी क्योंकि एक ही उस पर आपने क्लॉक रेट सेट करना है। इधर मैंने इसको IPS दिया 192.168, उधर मैंने दिया था 2.1, इधर मैं दूंगा 2.2। ठीक है, और इसको ये मिल गया सबनेट मास्क, इसको मैंने कर दिया ऑन और यहाँ से ये देख लेंगे ग्रीन हो गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट काम ये करना है कि ये वाला जो राउटर है वो 3/0 से कनेक्ट है इससे, तो इसको भी मैंने IPS देना है और ये इधर क्लॉक रेट सेट करना है। तो इसके 3/0 इंटरफेस पे गया मैं, इधर मैं इसको पहले IPS देता हूँ। IP एड्रेस इसको देते हैं जी, चूँकि डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर है, इसको मैं देता हूँ 192.168.4. इसको मैं कह देता हूँ 2। ठीक है, तो उसको 4.1 दे देंगे दूसरे इंटरफेस को, और इसको मैंने कर दिया इनेबल, और मैंने यहाँ पे क्लॉक रेट सेट करना है तो 64,000 क्लॉक रेट सेट कर दिया गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इधर जाऊँगा, इधर जाके इसके 2/0 से कनेक्टेड था, इधर मैं इसको दूंगा 192.168.4.1। ठीक है, ये देने के बाद इसको ऑन करूंगा, यहाँ पे क्लॉक रेट सेट नहीं करूंगा। तो अब ये देख सकते हैं कि आप ये ग्रीन हो गया। अभी हमारा यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने IP एड्रेस दिए हैं। अब पैकेट्स कैसे जाएंगे, ज़रा पिंग करके देखते हैं तो पैकेट जा रहे हैं या नहीं। तो पैकेट नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमने रूट ही डिफाइन नहीं किया। तो एक तरीका तो ये कि आप स्टैटिक राउटिंग करें, जो हमने पिछली लैब के अंदर की थी। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग काफ़ी हेक्टिक काम हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल जो बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग आज जो लैब के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है जी रिप। अच्छा, रिप के अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि राउटर 1 के ऊपर मैं इनेबल करता हूँ जी रिप को। राउटर 1 ये है जी, इधर मैं गया CLI के अंदर। अच्छा, ये मेरे पास है जी कन्फिग इंटरफेस मोड के अंदर, मैं इसको लेता हूँ कन्फिग मोड के अंदर। इधर मैंने इसको लिखी कमांड राउटर रिप, राउटर रिप लिखी। राउटर रिप लिखने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि इसको किस किस नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो नेटवर्क
192.168 कनेक्ट करना है मैंने इसको 1.0 और 2.0 को, ठीक है। 1.0 जो है वो उसकी कौन सी वाली इंटरफेस है आपको दिखा देते हैं। 1.0 जो है वो उसकी ये वाली फास्ट इंटरनेट वाली इंटरफेस है। किससे कनेक्ट करना है? सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट करना है। तो नेटवर्क दे दिया पहला 1.0 का। 1.0 का मतलब ये है कि कोई भी पैकेट हुआ जिसका स्टार्टिंग IP 192.168.1 हुआ, आगे 0 मतलब का मतलब एक कुछ भी हुआ तो वो आपके पास उसको एक्सेप्ट करना है और किधर भेजना है? 2.0 के ऊपर, ठीक हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर हो गया राउटर 1 के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, अब जाएंगे हम लोग पहला काम हो गया रिप का। अच्छा, रिप क्या करेगा? रिप का काम ये होगा कि आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स अपना राउटिंग टेबल दोबारा एक्सचेंज करेगा अपने नेबर से दरमियान में, और फिर उसको अगर कोई कॉस्ट अपडेट होती है तो उसको फिर अपडेट करेगा आफ्टर 30 सेकेंड। अगर कोई नया इवेंट ट्रिगर होता है तो फिर ट्रिगर्ड अपडेट्स भी भेज सकता है। अच्छा, फिर हम लोग करते हैं जी, हमने यहाँ पे रिप को इम्प्लीमेंट कर दिया राउटर 1 के ऊपर। इसको यहाँ से एंड करते हैं। एंड करने के बाद हम लोग जो इसकी स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो राउटर की स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो लॉस ना हो जाए, उसको सेव करने के लिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी रन स्टार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर ली डेस्टिनेशन फाइल का नेम, तो इसको दे देते हैं जी राउटर राउटर config.txt, ठीक है जी। तो चलो वो कॉपी हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, सेव कर लेते हैं यहाँ से। सिंपल सी बात है, सेव कर ली इस तरह से हमने, और इसको हमने कॉन्फ़िग को हम लोग यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से कॉपी रनिंग स्टार्ट को यहाँ से कॉन्फ़िग इधर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये राउटर 0 के ऊपर हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे जी राउटर 2 के ऊपर। राउटर 2 जो है वो हमारा ये है। इधर हम लोग वही राउटर रिप के ऊपर इधर इनेबल करते हैं। इधर हमारे पास कौन कौन से कनेक्टेड हैं? तो 2.0 कनेक्टेड है, 2.0 जो फास्ट इंटरनेट वाला है। 2.0 भी है, सॉरी 3.0 है ये फास्ट इंटरनेट वाला, 2.0 है और 4.0 है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कमांड्स लगेंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे पहली कमांड तो लगेगी जी राउटर रिप की, राउटर रिप यहाँ पे लिखा, ठीक है जी। अब हम लोग देंगे जी नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क देंगे? 192.168.2.0 2.0 फास्ट इंटरनेट, सॉरी वो 2.0 वाला जो है वो सीरियल 2.0 पे जो दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है वो वाला। अच्छा जी, फिर उसके अलावा हम लोग देंगे 3.0 जो इसका अपना नेटवर्क का है, और 4.0 फिर उसको वही एंड कर देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास इस वाले राउटर के ऊपर हो गया। अब इस पे जाएंगे, इसके वही CLI के अंदर जाके राउटर रिप नेटवर्क की देंगे। नेटवर्क की कौन कौन सी है? 4.0 है और 5.0 है, हो गया। और फिर इसको भी कर देंगे एंड यहाँ से। तो अभी हमने रिप को कॉन्फ़िगर कर दिया है हर राउटर के ऊपर। अब वेरीफाई करते हैं वाकई में रिप कॉन्फ़िगर हो गया। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कमांड है शो IP रूट की, और वो आपके पास इस वाले मोड के अंदर आएगी जो आपके पास प्रिविलेज मोड है, जो अभी इस वक्त आपके पास शो हो रहा है, हैश वाला मोड, शो IP रूट, ये वाली कमांड की। तो इधर आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट ये आई है, ये इसकी आउटपुट है कि आपकी जो इंटरफेस नंबर फास्ट इंटरनेट है वो कनेक्टेड है, सीरियल इंटरफेस भी कनेक्टेड है, सी का मतलब कनेक्टेड है, और जो सीरियल 2x0 इंटरफेस है उसके ऊपर आपने रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है किस किस नेटवर्क के लिए? 3.0, 4.0, 5.0 के लिए और 2.0 के लिए, ठीक हो गया। तो हमारा राउटर 0 पे रिप कॉन्फ़िगर्ड है। अच्छा, फिर इसी तरह दूसरे के ऊपर भी करेंगे चेक, शो IP रूट के थ्रू। तो इधर भी हमारे पास रिप की कमांड इनेबल्ड है। R, ये जो R है ना, ये बता रहा है आपके पास कि रिप का प्रोटोकॉल जो है वो इनेबल्ड है। फिर राउटर 3 के ऊपर भी करेंगे शो IP रूट। इधर भी आपके पास ये 3 रिप्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अच्छा,
तो ये तो था हमारे पास रिप अभी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया और वो हमने वेरीफाई कर लिया कि वाकई में रिप जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम ज़रा करते हैं कि कौन कौन से आईपी के प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं हर राउटर के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से आईपी के प्रोटोकॉल चल रहे हैं। तो जी रिप चल रहा है, और सॉरी ये इसकी आउटपुट है। राउटिंग प्रोटोकॉल जो रिप चल रहा है और जो अपडेट्स होंगी वो हर 30 सेकंड के बाद जाएंगी। 15 सेकंड गुजर चुके हैं तो 15 सेकंड के बाद नेक्स्ट अपडेट जाएगी। वही रिप के अंदर जो मैंने बताया था कि अगर 180 सेकंड्स तक कोई अपडेट नहीं आती तो फिर इनवैलिड कर दिया जाएगा और फ्लश कर दिया जाएगा 240 सेकंड्स के बाद। इसी तरह बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम पास जो है वो इस नेटवर्क के अंदर 4 हैं। राउटिंग किस किस के लिए की जा रही है, वो इन नेटवर्क के लिए की जा रही है, और इसका ये डिस्टेंस वगैरह सारा उसने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो राउटिंग टेबल है वो उसने ये टेबल कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर ये अब राउटिंग करेगा। अच्छा, फिर हम लोग बाकी इस पर भी जाते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे करके देखते हैं। तो सेम विद इसके साथ भी वही आउटपुट आ गई। देख लिया यहाँ पे आपने क्या कुछ है, रिप किस तरह कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, इसी तरह इस राउटर पे भी जाते हैं और इधर भी जाके हम लोग शो आईपी प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। बाकी में हमारे पास रिप कॉन्फ़िगर्ड है। यस, रिप कॉन्फ़िगर्ड है, हमने वेरीफाई कर लिया। अच्छा, देन अगर हमने ये चेक करना हो कि रिप के मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो एक तरीका तो ये आप सिंपली पिंग करें। दूसरा तरीका ये है कि वाकई में राउटर भेज रहा है नहीं भेज रहा, तो उसके लिए कमांड है जी debug, और ये इसी प्लेयर मोड के अंदर चलती है, debug IP रिप के मतलब हम लोग ज़रा चेक करें, डिबगिंग करके देखें कि वाकई में जो है आपके पास रिप के मैसेज वो सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपके पास आउटपुट आ गई कि जी डीबग जो है रिप प्रोटोकॉल की डिबगिंग ऑन है, और फिर जो है वो इसका मतलब है कि वो मैसेज वगैरह भेज रहा है। अच्छा, इसी तरह इस राउटर पर भी करके देखते हैं, डीबग आईपी रिप, डिबगिंग ऑन है, इसका मतलब है ये मैसेज वगैरह जा रहे हैं। अब हम लोग ज़रा इनको पिंग करके देखते हैं। पहली पिंग हमारे पास फेल होगी, ठीक है, दूसरी पिंग हमारे पास फेल आ गई। अच्छा, मैंने गेटवे एड्रेस तो दिया ही नहीं है, गेटवे भी देना पड़ेगा। गेटवे जो है वो आपके पास हर पीसी को देना पड़ेगा। गेटवे के लिए आप जाएंगे इधर, ओ सॉरी, सेटिंग्स के अंदर, और गेटवे देंगे PC 0 का जो गेटवे है। गेटवे का मतलब ये मैंने राउटर का तो एड्रेस दिया नहीं है कि राउटर ये किस राउटर से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है जी 192.168.1.1 से कनेक्टेड है। इसी तरह PC 2 जो है वो 3.1 से कनेक्टेड है। गेटवे जो है वो आपके पास इसके राउटर का एड्रेस है जिससे ये कनेक्टेड है। तो गेटवे का एड्रेस नहीं देंगे तब तक पैकेट आपके पास नहीं जाएंगे। 192.168.5.1 ठीक हो गया। अब हम लोग पिंग करके देखते हैं तो हमारे पास सारे पैकेट्स जाएंगे। सक्सेसफुल आ गई पिंग हमारी। अच्छा जी, नेक्स्ट पिंग करके देखते हैं। पहली पिंग हमेशा फेल आएगी, जो टाइम लेता है। सेकंड पिंग हमारे पास सक्सेसफुल आ गई, ये देख सकते हैं। तो गेटवे का आपने IP एड्रेस लाजमी देना है हर राउटर के ऊपर, हर सॉरी उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल आएंगी। यहाँ से बेशक आप यहाँ पे भेज दें, यहाँ से आप बेशक यहाँ पे भेज दें, वो भी सक्सेसफुल आ रही है। बेशक इसको इससे पिंग कर लें तो भी सक्सेसफुल आएगा। ठीक है, आप कहीं से भी पिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आज की लैब थी रिप के ऊपर, जिसमें हमने रिप को भी कॉन्फ़िगर किया और स्विचिंग भी परफॉर्म की। तो आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। अब आप लोग बेशक सवाल पूछ लें, उसके बाद फिर हम लोग अटेंडेंस लेते हैं। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, फिर आपके साथ शेयर कर देता हूँ।